नमस्ते। शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ शैल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर यूनिट में। और आज हम स्पेशल हमारा एक टॉपिक हमने चुना हुआ है जिस पे अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं और बहुत ही डिफरेंट कंप्लेंट के साथ आते हैं। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है पल्पिटेशन या धड़कन का बढ़ना, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पल्पिटेशन या धड़कन का बढ़ना महसूस होना क्या होता है? कृपया विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। तो पल्पिटेशन एक टर्म है जिसको डिफाइन करने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है। उसको बोला गया अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ योर ओन हार्ट बीट। इसका मतलब ये हुआ है कि आपको अपनी धड़कन महसूस हो रही है और आपको थोड़ी सी चिंता में डाल रही है और आप उससे खुश नहीं है। जैसे आप तेज दौड़ें, आपकी धड़कन बढ़ती है, आप इतने परेशान नहीं होते क्योंकि आपको पता है 2 मिनट में कम हो जाएगी। तो कोई दौड़ेगा तो उसको अपनी धड़कन फील होना एक नॉर्मल सामान्य बात है। लेकिन अगर आप बैठे हो और आपकी धड़कन अचानक रूप से बढ़ने लगे और आपको बहुत अनईजी लगने लगे, तो इस अनप्लीजेंट अवेयरनेस को, जिसमें आपको अपनी धड़कन पता चलती है, सामान्य तौर पर अगर मैं भी बैठा हूँ, मुझे अपनी धड़कन फील नहीं हो रही, आप बैठे हुए अपने घर पे, आपको अपनी धड़कन फील नहीं हो रही है, तो जनरली सामान्य तौर पे बैठे रहने में, शांत अवस्था में व्यक्ति को अपनी धड़कन का महसूस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि धड़कन चल नहीं रही होती, धड़कन हमेशा चलती रहती है, आपको पता है, धड़कन से ही जीवन है। तो अपनी धड़कन का फील होना और वो अनप्लीजेंट होना, मतलब उससे आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इट्स कॉल्ड पाल्पिटेशन। तो ये पाल्पिटेशन यह नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हो सकते हैं। सर, जैसे कि अभी हमने जाना पल्पिटेशन क्या है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या पल्पिटेशन का हार्ट की बीमारी से एवं हार्ट अटैक से डायरेक्ट संबंध है? तो अधिकांश केस में पाल्पिटेशन का या धड़कन के बढ़ने का हार्ट अटैक से संबंध नहीं होता है। हालांकि 2% से 3% केस हार्ट अटैक के जो हैं वो टैकीकार्डिया के साथ आ सकते हैं। वो रेयर टाइप होता है जिसको टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी बोल सकते हैं या टाकासुबो कार्डियोमायोपैथी बोल सकते हैं। कुछ तरीके के हार्ट अटैक में कभी कभी हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ होता है जिसमें पेशेंट शॉक में होता है या तो जनरली हार्ट रेट का बढ़ना या पाल्पिटेशन का अधिकांश केस में, अधिकांश मरीजों में हार्ट अटैक से संबंध नहीं होता है। ये धड़कन की बीमारी होती है, ना कि ब्लॉकेज की। इस समय बताना ये बहुत जरूरी है कि हार्ट की नसें होती हैं, हार्ट के सामने जो होती हैं, जबकि धड़कन यहाँ ऊपर के हार्ट के से एक अराइज होती है और ये हार्ट की नसें होती है। तो जो हार्ट की नसों का ब्लॉकेज होता है ये आपको दर्द कराता है, रेयरली कभी धड़कन बढ़ती है, और ये हार्ट की धड़कन की बीमारी होती है जिसमें हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। हालांकि जब हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होता है, तो वो किस तरीके का होता है, या वो पैथोलॉजिकल हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। पैथोलॉजिकल मतलब क्या वो हार्ट की बीमारी से संबंधित है कि नहीं, और दूसरा फिजियोलॉजिकल जिसमें आपका हार्ट तो नॉर्मल है लेकिन आप 3 किलोमीटर दौड़ करके आए तो आपका 10 मिनट तक पाल्पिटेशन होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। या आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं घर में, थोड़ी देर तक पाल्पिटेशन होगा, जब आपकी धड़कन बढ़ती है उससे नॉर्मल हो जाएगा। तो 2 टाइप के पाल्पिटेशन हो सकते हैं। तो जैसा आपका सवाल है कि क्या पाल्पिटेशन नाम की बीमारी जो है, पाल्पिटेशन जो होता है वो हार्ट की बीमारी से संबंधित है, तो मेरा उसका आंसर है कि यस, हार्ट की बीमारी संबंधित हो सकती है। इसलिए वो सभी व्यक्ति जो आपको पाल्पिटेशन कर रहे हैं, जिससे पाल्पिटेशन हो रहा है, उनको अपना हृदय रोग का चेकअप जरूर कराना। अगर हृदय रोगों में कुछ निकल के नहीं आता है, और वो हृदय रोग के चेकअप बिना भर्ती हुए भी हो सकते हैं पाल्पिटेशन के, उसमें आपको लंबे समय तक भर्ती होने की जरूरत नहीं। वो एक सामान्य टेस्ट होते हैं जो शायद 1 दिन में, आधे दिन में हो जाते हैं। अगर आपको पाल्पिटेशन या धड़कन बढ़ने की बीमारी के साथ अगर आपको हृदय रोग की कोई बीमारी नहीं है, तब आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपको साथ में कोई हृदय की बीमारी निकलती है, जैसे हार्ट का बड़ा होना, वॉल्व में लीकेज, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना, या और भी कोई समस्या निकलती है, तब आपको हृदय रोग की लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी पल्पिटेशन के क्या कारण हो सकते हैं? क्या अत्यधिक तनाव लेना जीवन शैली में ये पल्पिटेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है? तो ये आज के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट और जागरूकता वाला प्रश्न है। स्ट्रेस रिलेटेड लाइफ जो लोग जीते हैं उनका अक्सर हार्ट रेट या पल्स रेट बढ़ा हुआ होता है। वो पल्स रेट सामान्य 70-80 की जगह कई बार 100, 90-100 और कई बार 110-120 भी पहुंच सकता है। जब ऐसा होता है तो स्ट्रेस रिलेटेड टैकीकार्डिया होता है, उसको पाल्पिटेशन हो सकता है। लेकिन ऐसा बोलने के पहले हमको सारे हार्ट के मुख्य कारणों
जिससे पाल्पिटेशन हो सकता है, जैसे कि वॉल्व की बीमारी, हार्ट की पंपिंग का कम होना, एनीमिया जैसे खून की कमी हो जाती है। जिनका खून का कम होता है उनको भी हार्ट धड़कन बढ़ी हुई रहती है, उसको पाल्पिटेशन हो सकता है। जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे कि हार्मोन की प्रॉब्लम। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं है और आपको हार्ट की पंपिंग आपकी ठीक है, हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आप इसको स्ट्रेस रिलेटेड मान सकते हैं। उन मरीजों में जहाँ पे स्ट्रेस है तो आपको उनको स्ट्रेस रिलीवर और दवाइयाँ और स्ट्रेस रिलेटेड काउंसिल करने के बाद ऐसा देखा गया है, प्राणायाम करने के बाद ऐसा देखा गया है कि महीने 2 महीने में उनकी हृदय गति, ये पाल्पिटेशन ठीक हो जाता है और हृदय गति वापस अपनी सामान्य 70 से 80 में आ सकती है। यहाँ मैं आपको रीएम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जो हृदय गति होती है मनुष्य की, वो 70 से 80 रेस्टिंग हृदय गति है। जब व्यक्ति सोता है तो हो सकता है 60 भी पहुंच सकती है, 50 भी पहुंच सकती है, और जब दौड़ रहा है तो 100, 110, 120, 140 भी पहुंच सकती है। लेकिन सामान्य तौर पे जब आप रेस्टिंग स्टेट में या अपनी यूजुअल काम स्टेट में है, आपकी हृदय गति 60 के आसपास होनी है, 60 से 80 होनी है। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या उम्र का संबंध भी पल्पिटेशन से होता है कि एज वाइज पल्पिटेशन कम या ज्यादा हो सकता है? तो ये सवाल काफी हम लोगों ने अपने ओपीडी से ही ये उठाया है क्वेश्चन। अधिकांश मरीज, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी का नाम आएगा आपके सामने, उसका नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन और एएफ अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग लोग में 1% पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित है, जिनको सिम्टोमेटिक हैं जो लोग, और एसिम्टोमेटिक या जिनको लक्षण नहीं है, जिसमें साइलेंट पड़ी, वो नंबर और ज्यादा है। वो नंबर 80 साल के ऊपर में कई बार 5 से 10% भी हो सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट की गति का अनियमित होना और साथ में हार्ट की गति का फास्ट होना, दोनों हो सकते हैं। तो जब हार्ट की गति अनियमित हो जाती है इसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। बहुत से केसेस में ये अनियंत्रित गति हार्ट के साथ धड़कन को बढ़ाता भी है। जब ये धड़कन को बढ़ाता है तो मरीज को पाल्पिटेशन भी होता है। तो इस पाल्पिटेशन, ये पाल्पिटेशन पैथोलॉजिकल या बीमारी वाला पाल्पिटेशन है। इसमें जब हृदय के जो चैम्बर होते हैं या हार्ट के आपके जो कक्ष होते हैं, उम्र के साथ इनमें वॉल्व का लीकेज शुरू हो जाता है। कई बार वो लीकेज थोड़ा बढ़ जाता है, कई बार लीकेज कम होता है, बट लंबे समय तक आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती तो आपका हार्ट मोटा हो जाता है, उससे भी हो सकता है। कई बार आपका हार्ट का कोई चैम्बर बड़ा हो सकता है। इन सब चीजों से जब हार्ट पे लंबे समय तक स्ट्रेस पड़ता है तो सामान्य नियमित धड़कन को अनियमित धड़कन रिप्लेस कर देती है, और इसी बीमारी का नाम है क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी बुजुर्गों में बहुत कॉमन है, और वह सारे व्यक्ति जिनको बुजुर्ग हैं उनको एट्रियल फिब्रिलेशन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में रखा जाता है यूएस में। हमारे यहाँ भी रिकमेंडेशन बहुत क्लियर है कि हर बुजुर्ग जो हमारे पास आता है उसका एक बार पल्स, और आप उसको बिना किसी ईसीजी के भी डायग्नोज कर सकते हैं। आपकी पल्स पे हाथ रख के अगर पल्स अनियमित है तो उसका एक कारण आपका एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे 2 बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा। एट्रियल फिब्रिलेशन को पकड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, एट्रियल फिब्रिलेशन को पहचानना क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसका आगे मरीज के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, एक तो उसकी धड़कन बढ़ी हुई रह सकती है जिससे उसकी सांस फूल सकती है और वो अपने आप को अनईजी फील कर सकता है। दूसरा, जितने भी मरीज आपके एट्रियल फिब्रिलेशन के होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया फिट बैठते हैं तो उनको एक खून पतला करने की दवाई या एंटीकोagulation स्टार्ट करना होता है, जिससे भविष्य में उनको लकवे फालिश की संभावना ना रहे। ऐसा माना जाता है कि 50% पेशेंट इन 80 के ऊपर जो होते हैं, जो स्ट्रोक के साथ आते हैं, उनमें या तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है या फिर हाइपरटेंशन होता है। तो अगर हम एट्रियल फिब्रिलेशन को टाइम से पकड़ लें तो उसमें से 80 से 90% पेशेंट को भविष्य में लकवा होने से बचाया जा सकता है। क्या होता है, जैसे ही हार्ट की गति अनियमित होती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टॉप हो जाती है, तो कुछ हिस्से में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हार्ट का करना कम हो जाता है। सपोज ये वाला हिस्सा है जो एले अपेंडेजेस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या संकुचन क्षमता कम हो जाती है। उनको सभी को अपना एक ईसीजी कराना चाहिए, भले ही वो लोग एसिम्प्टोमेटिक हो। अगर वालों उनको कोई बीमारी नहीं है, केवल एक प्रोस्टेट की बीमारी है और उसकी दवाई चलती रहती है, अदरवाइज ही से सिम्टोमेटिक, तो भी उनका एक बार ईसीजी साल भर में और जनरल चेकअप साल भर में होना चाहिए, जिससे साइलेंट एट्रियल फिब्रिलेशन को हम पकड़ सकें और भविष्य में होने वाले लकवा फालिशों की न्यूरोलॉजी में अगर हम देखें तो जो मेजर बीमारी जो पूरे भारत में ग्रसित है वो है एक्यूट स्ट्रोक, और वह स्ट्रोक दोनों टाइप का हो सकता है, इस्केमिक जिसमें ब्लॉकेज होता है और एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ यही होता है। ये बहुत मेजर बर्डन है पॉपुलेशन का, और उससे होने वाले रेसिडुअल वीकनेस से समाज पे ये लोग वो लोड काफी बढ़ जाता है।
सर जैसे कि अभी हमने जाना पल्पिटेशन क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी पल्पिटेशन का क्या डायग्नोस उपलब्ध है एवं ये कैसे वर्क करता है। तो पाल्पिटेशन किस वजह से हो रहा है, इसको डायग्नोसिस करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं जो ईसीजी, इको, होल्टर और कभी कभी एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर, ये सब होते हैं। और इन सब से 95% केस में पाल्पिटेशन का सही रीजन पता चल जाता है। 5% केस जो अनडायग्नोज रह जाते हैं, उनको हम जनरली, ये वही मरीज हैं जिनको हम स्ट्रेस इंड्यूस पाल्पिटेशन बोल के छोड़ देते हैं या इडियोपैथिक पाल्पिटेशन है। तो इन सब के लिए सभी तरीके के उपलब्ध शेल्बी हॉस्पिटल में या किसी भी लीडिंग कार्डियोलॉजी यूनिट में उपलब्ध रहते हैं। और जब भी आपको पाल्पिटेशन होता है तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। मैंने बहुत सारे मरीज देखे जिनमें यंग फीमेल पाल्पिटेशन के साथ आती हैं विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 8.5, 8.8। जैसे ही उनका हीमोग्लोबिन ठीक किया जाता है, एनीमिया ठीक किया जाता है, खून की कमी ठीक जाती है, पाल्पिटेशन गायब हो जाता है। तो एक सिंपल बीमारी जिसमें अनीमिया से बोलते हैं, उससे पाल्पिटेशन हो सकता है। कई बार हमारे पास पाल्पिटेशन से पेशेंट आता है, अभी वायरल का मौसम चल रहा है, उनका हम आप गौर से देखते हैं, टेम्परेचर लेते हैं तो उनको फीवर निकलता है। तो बेसिक चीजों को पाल्पिटेशन में जब भी होता है तो आपको रूल आउट करना है, आपको डायग्नोज करना है और इससे आपका इलाज करना है। सर अंत में शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की ओर से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो पाल्पिटेशन एक कम डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है, एट्रियल फिब्रिलेशन एक कम डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है और इसमें समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता काफी कम है। तो शेल्बी हॉस्पिटल की तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारे एल्डर ग्रुप को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि हम इस ग्रुप तक पहुंचे जो बुजुर्ग लोग हैं और उनमें से अगर हम कुछ % लोगों को भी ये बीमारी स्क्रीन कर पाए और उनको भविष्य में हम होने वाले लकवे और फालिज से बचा पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगले 2 महीने हमारा ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें हम इस तरीके के प्रयासों के द्वारा इस तरह की बीमारी को चिन्हित करेंगे और इलाज करेंगे। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे भी ऐसे रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।